क्योंकि कोलैबोरेट करना भी ज़रूरी होता है अपने कोलीग्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, लेकिन इमोशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है जी, और हम इन क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा आएंगे एंड ऑफ प्रेजेंटेशन पे, ताकि हम बेहतर लिकअप कर पाएं कि हमने क्यों बी एंड डी को बेहतर आंसर कहा। मैंने समराइज अभी तो बता दिया, लेकिन आप लोग बेहतर उसको तब समझ सकेंगे जब हम बाकी प्रेजेंटेशन से गुजर जाएंगे। जी नेक्स्ट, बी एंड डी सबका आंसर था आई थिंक। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है, बी एंड डी। बी एन सी, सब लोगों ने बी एन सी कहा था आई थिंक। ए सी एंड डी भी कहा था उन्होंने। सी एंड डी इज द राइट आंसर। जी, शार्पिन जो रजीब है, मैंने सोचा था किसी ने। बीएनसी, बीएनसी इज द राइट आंसर। जी सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जी बी, बी एंड बी एंड डी, बी एंड डी। अच्छा माशाल्लाह, तो आपको से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है ऑडियंस। राइट आंसर ये। जी आगे बढ़ने से पहले ये छोटा सा ब्रेक, क्या मैसेज दे रहा है ये इमेज हमें? इमोशनल आउटबर्स्ट्स आर नेवर अ गुड थिंग। ठीक है जी, जरूरत नहीं थी इस तरह बिहेव करने का, इस बात पे जैसा बिहेव किया। तो हम देखते हैं अपने ऑफिस में भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, बाद दफा लोग जरूरत से ज्यादा बिहेव करते हैं, तो नॉर्मली ये इंडिकेशन होती है इमोशनली इनइंटेलिजेंट लोगों की। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस को फिर थोड़ा सा आगे और ड्रैग करते हैं, और उसको ड्रैग करने की वजह ये है कि जो पॉपुलर मैट्रिक ऑफ इंटेलिजेंस है दैट इज आईक्यू, से डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आप सब मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जब हम लोग स्कूल में थे, यूनिवर्सिटीज में थे, वहाँ पे हम इसी से स्टडी कर रहे थे, लेकिन तब भी हमने आईक्यू के बारे में ही सुना था आई थिंक, और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में शायद हमने नहीं सुना था अंटिल रिसेंटली। हाँ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आईक्यू बहुत पहले से है, ये कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत पहले से है। 1904 में पहली बार इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही सिलसिला इस तरफ जाने का शुरू हो गया था। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद जरूरत पड़ी थी कि हमें जरूरत महसूस हुई थी कि हमें बड़ी तादाद में एक सर्टेन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस के लोग मिले, जो कि इंडस्ट्री में या कंपनीज में होने वाले कामों को कर सकते हो। ठीक है जी, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस को दुनिया ने खास अहमियत दी हो। हर शख्स अपने एरिया में कुछ ना कुछ जो है वो इम्पोर्टेंस रखता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वजह बना इस चीज की कि लोग किसी खास किस्म की इंटेलिजेंस को ज्यादा अहमियत देना शुरू है। और जो चीजें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डिमांड में आई थी, ऑफ कोर्स उनमें ज्यादातर चीजें वो थी जिन्हें हम मेजर करते हैं आईक्यू में। ठीक है, क्योंकि आईक्यू नॉर्मली लॉजिक, मेमोरी, रीजनिंग, पैटर्न सीकिंग, मेमोरी, इन चीजों को एनालाइज करता है, और ये वो चीजें थी जो कि एक अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद चाहिए थी। सोलो पे सवाल ये हुआ कि 1904 में जब आईक्यू को के कॉन्सेप्ट को जरा प्रॉपर शक्ल दी गई, तो उसके बाद आर्मी ने इसे अडॉप्ट कर लिया रिक्रूटमेंट के लिए। आर्मी को फॉलो करता हुआ देखते हुए कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी इस मैट्रिक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मामला वहां से खराब हुआ। ठीक है जी, क्योंकि आर्मी को जिस तरह के लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, उसमें और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस तरह की
सर्विसेज हम एक्सपेक्ट करते हैं वर्क फोर्स से, उसमें फर्क होता है। तो आर्मी की प्रैक्टिस को देखते हुए कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने भी आईक्यू को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च है वो ये प्रूव करती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस आपकी प्रोफेशनल और एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी 80% तक है। और आईक्यू या जनरल इंटेलिजेंस जो है उसकी अहमियत 20% है। सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है? क्योंकि अगर मैं ये कहता ना कि आईक्यू की इंपॉर्टेंस 80% है और इमोशनल इंटेलिजेंस की 20%, तो शायद ये एब्जॉर्ब करना आसान होता हम लोगों के लिए। ठीक है जी, क्योंकि अब तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से किसी ने भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पहले से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ एक कि नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि आईक्यू की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा ही शो किया है हमें शुरू से कॉर्पोरेट सेक्टर ने। हमेशा इसी तरह की स्किल्स को खास तवज्जो दी गई है और यही चीजें इन डिमांड रही हैं। लेकिन रिसर्च ने प्रूव किया है कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में 80% तक इम्पोर्टेंस जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की है और 20% ओनली ऑफ आईक्यू। आईक्यू के साथ मसला एक ये भी है कि आईक्यू जितना आपकी किस्मत में थी वो आपको मिल गई आपकी पैदाइश के साथ। आप जितना भी प्रैक्टिस कर लें, इसमें इसको इम्प्रूव करने का जो मार्जिन है वो बहुत लिमिटेड है। आप इसे सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये आपकी किस्मत का हिस्सा है कि आप कितने इंटेलिजेंट क्वोशेंट के साथ पैदा हुए। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक अच्छी जो खबर है वो ये है कि आप इसे सीख सकते हैं, आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी में चेंज होता है। और पर्सनालिटी हमारी जिंदगी के शुरू के जो 5-6 सालों में डेवलप होती है वो फिर बढ़ते दम तक साथ रहती है। तो ऐसी किसी चीज को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं हो जाता है। इसीलिए तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, जो चीज नहीं वो हो सकती होगी उसे हम क्यों समझते या क्यों उसे हम स्टडी कर रहे होते। तो 80% तक जिस चीज की इंपॉर्टेंस है, क्या ख्याल है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हमने कभी स्कूल में नहीं सुना इस बारे में, ना हमने कभी अपने कोर्स में इस बारे में पढ़ा, ना हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई, ना ही हमारे बॉसेस ने ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन में हमें कभी इसकी अहमियत के बारे में बताया। इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये मैसेज मिला ही नहीं था। उन्हें भी यही मैसेज मिला था शुरू से कि आईक्यू की ही इंपॉर्टेंस है। एक और चीज, आईक्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं कह रहा कि इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन जो अहमियत हमने इसको दे दी थी वो अहमियत इसको नहीं दी जानी चाहिए थी, और वो अभी क्लियर हो भी रहा है कि क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है जी, आईक्यू जिस तरह की इंटेलिजेंसेस को कवर करता है वो कैरियर के स्टार्टिंग लेवल में तो बहुत फायदेमंद होती है और वो चाहिए भी होती है। लेकिन वंस यू स्टार्टेड ग्रोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप सक्सेस का लैडर चढ़ना शुरू करते हैं, तब इसकी अहमियत वक्त के साथ साथ यानी साल हर साल कम होती जाती है और ईक्यू की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिकली चीजों को एग्जीक्यूट कम करना होता है, बल्कि एग्जीक्यूट करवाना ज्यादा होता है। आपने एक लीडर बन के काम करना होता है, आपने बहुत सारी चीजों को मल्टीटास्किंग करते हुए प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है, आपने लोगों के साथ चलना होता है, लोगों से काम करवाना होता है, चाहे कोई शख्स कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, हर एक की कुछ लिमिटेशंस होती हैं अबव एंड बियॉन्ड जिसके वो नहीं जा सकता। तो हमेशा चेंज तो टीम वर्क ही लेकर आता है, बड़े काम हमेशा टीम ही करती है। और जब टीम के साथ काम करना होता है तो जाहिर सी बात है उसमें फिर इमोशनली इंटेलिजेंट आपको होना होता है, क्योंकि लोग होते हैं सबके सब इमोशनली, हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं। तो अगर हम मशीनों के साथ ही काम करना होगा तो ठीक है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि हमें काम करना है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली लोगों के साथ, तो और वो होते हैं इमोशनल बीइंग्स, तो फिर जरूरत इस चीज की है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंट हो, वरना हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन जब हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट तो हम फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, अक्सर वो बॉसेस जो जो ये कहते हैं, जो अपनी टीम से नाराज होते हैं, तो अक्सर उसमें टीम का प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि जो बॉस है आपका, या जो प्रिंसिपल है आपका, जो टीचर है आपका, जो लीडर है आपका, वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता।
ये सिर्फ इस चीज की अहमियत को बताने के लिए है कि इमोशनल इंटेलिजेंट कैरियर में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है अपने कैरियर के शुरू के चंद साल ही तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर गुजारने हैं ना, तो वहां बिल्कुल ठीक है आईक्यू की अहमियत है। आईक्यू स्कूल्स में तो अहमियत रखता है, स्कूल में कामयाबी के लिए आईक्यू जरूरी है, लेकिन जिंदगी में कामयाबी के लिए ईक्यू, मेरा ख्याल है सब लोग स्कूल से ज्यादा जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। और मैं फिर बार बार पर्सनल लाइफ का भी जिक्र करूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, आपका अपने घर वालों के साथ बिहेवियर, आपके बच्चों के साथ बिहेवियर, आपके दोस्तों के साथ बिहेवियर वो बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ठीक है जी, तो ये बहस थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये मैं टाइम इसमें इसके इन्वेस्ट कर रहा हूँ ज्यादा, ताकि आप लोगों को ये जो 80% वाली चीज है ये सिर्फ नंबर ना लगे, बल्कि इसको आप खुद रिलेट करके देख सकें कि हाँ क्यों रिसर्च 80% है। हमें तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ना किसी रिसर्च की फिगर को कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन ये जो मैं बार बार एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि 80% इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्या ख्याल है आप लोगों को भी लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस 80% तक इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी लाइफ में? ठीक है, अगर आप लोगों को भी लगता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है, आई होप कि अब जरूरत नहीं है इसको समझाने की, क्योंकि हमने इसको इनडायरेक्टली डिस्कस कर ही लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमारा डिस्कशन हुआ है अभी पिछले 5-10 मिनट में, उसको ये पिक्चर बहुत प्रॉपर्ली समराइज कर रही है। आप लोग इस इमेज से क्या मैसेज दे रहे हैं? ये टावर जो है इसमें मुख्तलिफ फीलिंग्स नजर आ रही है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। आप इसे कंसिडर, आप इसे अज्यूम कर सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक, तो जिसके पास ये है और जिसके पास ये नहीं है उसका फर्क। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा बोरिंग एरिया है, लेकिन समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को हमें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। अब हम आते हैं जरा प्रैक्टिकली, जरा इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि हमने देख लिया मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंसेस क्या है, उसके बाद किस इंटेलिजेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और चूंकि हमने अब ये मान लिया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस 80% तक इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो अब हम इसको जरा प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। अब तक इस पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन तक अगर किसी को कोई सवाल है या डिस्कस करना है तो कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। एनीवन फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान? मैं फिर वही कहूंगा कि सबको समझ आ जाना ज्यादा खतरे की बात है। 12 इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। जी जी बिल्कुल। There's a very little margin in it to improve. Hey, they don't focus on building IQ level, they focus on selecting those candidates who have higher IQ. They are not, they are normally, unfortunately, normally they are not selected. या यही तो प्रॉब्लम है, कितना टैलेंट जाया हो जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ इस आईक्यू के फेस वैल्यू के बेसिस पे। एक ही मैयार आपने बनाया हुआ है, हर तरह की सलाहियत को नापने का एक ही मैयार बनाया हुआ है, एक ही स्केल बनाया हुआ है, इसीलिए बहुत उम्दा उम्दा टैलेंट, कमाल बाकमाल लोग जो हैं वो जाया हो जाते हैं, क्योंकि वो आईक्यू के लेवल परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है जी, और ये प्रूवन चीज है, दुनिया ये जानती है कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स हैं या और मुख्तलिफ फील्ड्स में जो कामयाब लोग हैं, वो उनका ईक्यू लेवल ही हायर होता है। आईक्यू हायर लेवल के लोगों को तो वो अपने पास जॉब पे रख देते हैं। ठीक है जी, तो यही मसला है कि किसी चीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दें तो फिर किसी और डायरेक्शन में सफर स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आपने बहुत राइट चीज के ऊपर, राइट मसले के ऊपर आपने उसको पॉइंट आउट किया है कि बिल्कुल इस लेंस से ही हम आप सबको देख रहे होते हैं, तो
लेकिन बहुत सारा टैलेंट जो है, बहुत कमाल लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ सलाहियतें रखते हैं, तो वो कभी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन ही नहीं पाते। ठीक है, उन्हें मजबूरन इस एरिया में खुद को जो है वो करना पड़ता है। उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है, स्कूल की तरफ से प्रेशर होता है, और प्रेशर में पिसते पिसाते कभी उनकी किस्मत चल जाए आईक्यू के वो जो, देखिए सबको पता है आईक्यू के टेस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर, हर कोई अगर उसे चाहे आर्मी का एग्जाम देना है या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है जहां आईक्यू टेस्ट को जो है फिल्टरिंग प्रोसेस के तौर पे यूज किया जाता है, या यूनिवर्सिटीज का एग्जाम देना है, सब लोग उन कोर्स उन टेस्ट को रेफर करते हैं और एक पैटर्न समझ जाते हैं कि किस तरह की चीजें इस तरह के क्वेश्चंस में पूछी जाती है। जो लोग ये मेहनत कर लेते हैं वो किसी तरह से फिल्टर होकर जो है वो आगे चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल अगर अगर प्रिंसिपल बुनियादों पर हम इवेल्युएट करें तो बिल्कुल आईक्यू की वजह से टैलेंट जाया होता है, लोग रह जाते हैं राइट पोजीशन के लिए सिलेक्ट होने से। एनीथिंग एल्स? समझ गया आपका सवाल। बिल्कुल आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते और ना ही रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी बाउंड्रीज क्या है, कि वहां तक अगर कोई नहीं आता तो आप बिल्कुल उस पर ध्यान भी नहीं देते, और अगर उन चीजों को क्रॉस करता है आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर आप जो है फ्लैग रेज करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब नहीं है कि हम सबको हमेशा खुश रखें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि बल्कि आगे इसका मतलब जो है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आ रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल जो है वो दोबारा उससे उस वक्त आपके सवाल को लिंक करूंगा उस पॉइंट से जो मैं आगे प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम जैसे कि मैं अकाउंटिंग फाइनेंस बिजनेस की बात करता हूँ, हम लोग जब ऑफिस पे वर्क कर रहे होते हैं तो ज्यादातर हमारा इंटरेक्शन भी लोगों से जो हो रहा होता है, बिजनेस मीटिंग्स हो रही होती है, तो ज्यादातर हमारा आईक्यू रिलेटेड नहीं होता कि हम ज्यादातर बिजनेस डिसीजन की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे होते हैं। और आपने कहा था कि 20% हम आईक्यू यूज करते हैं और ईक्यू 80% यूज हो जाता है, तो मुझे ये समझाइए मतलब उन चीजों में ईक्यू कहाँ आ जाता है? इन सब चीजों की अहमियत है, लेकिन ये चीजें आपके लिए लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी बात को ज्यादा बेहतर एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑटोमेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है, सारे प्रोसेसेस जो हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, और जैसे जैसे चीजें ऑटोमेशन की तरफ जा रही है वैसे वैसे ईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है। इन चीजों को आपने जिक्र किया है वो किसी न किसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग करके अचीवेबल है और हो भी रहा है। ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें जो अब से 10 साल पहले किसी ने अज्यूम भी नहीं किया था कि हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकेंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में डेवलपमेंट्स होने के बाद हो रही है। ठीक है जी, तो जो चीज आपने बताई है वो भी ऑटोमेट होनी है आगे जाके। जो चीज ऑटोमेट नहीं हो सकती कभी भी, जिस चीज को कभी भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी पर्सनैलिटी। इसीलिए वक्त के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत बहुत बढ़ती जा रही है। जिन लोगों के पास ये स्किल होगी वो ऑटोमेशन का शिकार इंशाल्लाह नहीं होंगे, मेरा ख्याल है। इसके अलावा जी, सॉरी थोड़ा सा जी देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफी इस एरिया में तो बल्कि ज्यादा काम हो रहा है, तो कुछ टेस्ट डेवलप कर लिए हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट, और जो कि अप्रूव भी हैं। उसकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन शख्स कितना इमोशनल इंटेलिजेंट। लेकिन जिस तरह आईक्यू इस चीज की एब्सोल्यूट जमानत नहीं देता कि जो नंबर आया है वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्सन्स इंटेलिजेंस है या नहीं, इसी तरह वो ईक्यू का टेस्ट भी ये जमानत तो नहीं देता, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया दे देता है। तो उसके लिए भी टेस्ट है अवेलेबल। और वो मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस 101 है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का कोर्स है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आई होप कि आप रिसर्च करेंगे। आप आखिर में प्रेजेंटेशन के आपको थोड़ा सी गाइडेंस भी दूंगा, तो आप जरूर उसको रिसर्च करिएगा। तो फिर आपको जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको ये इस तरह के टेस्ट भी मिलेंगे इंटरनेट पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करते हैं।
जी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक सलाहियत है, एक एबिलिटी है, एक स्किल है, जिसमें होता क्या है कि आप रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को। मैंने तीनों वर्ड्स को अलग अलग कलर्स के दिया है क्योंकि यही इसकी रूह है। सबसे पहले रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन से क्या मुराद है? रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि आप अपने इमोशंस को समझते हो। 6 तरह के बेसिक जो है वो इमोशंस हैं, उन्हें आप समझते हो। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फियर है, एंगर है, डिसगस्ट है, सरप्राइज है। और इन 6 इमोशंस के साथ साथ हजारों मजीद इमोशंस भी बन सकते हैं। किसी एक इमोशन का किसी दूसरे इमोशन के साथ मिल जाना एक तीसरे तरह के इमोशन को पैदा करता है, जनरेट करता है, फिर उसकी मजीद शाखें निकल सकती है। इसी तरह किसी भी शख्स के अंदर किसी इमोशन, किसी एक टाइप ऑफ इमोशन का ज्यादा और दूसरे का कम होना, ये भी एक डिफरेंट तरह की सूरत हाल को पैदा करता है। तो उन इमोशंस का आपको सबसे पहले पता हो, ठीक है जी। अब किसी भी चीज को देखें सिस्टमेटिकली, जब आप देखना शुरू करते हैं तो फिर आपको उसके उन चीजों के वो एंगल्स भी नजर आना शुरू होते हैं जो आपसे पहले नहीं देखे होते। देखें, जो चीज रिकमेंडेड है इस काम को करने के लिए वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये करें कि आप एक जर्नल मेंटेन कर लें, जो कि आपका जर्नल होगा, जो अगर आप किसी को प्रोवाइड करें तो उसको पढ़कर वो शख्स बता सकता हो आपके बारे में कि आप क्या है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम देखेंगे कि ये कैसा हो सकता है। पहला स्टेप ये है कि आप एक जर्नल बना दें। उस जर्नल का अपना नाम लिख दें कि आपका जर्नल है, ये आपको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। उसमें फिर आप शुरू करें अपने तमाम इमोशंस को लिस्ट डाउन करना। अब ये 6 इमोशंस तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, और हर इंसान में ये 6 इमोशंस तो होते हैं। जिन लोगों में इस इमोशन में से कोई एक भी इमोशन नहीं है तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, और उसका साइकोलॉजी की दुनिया में उस मर्ज का मुख्तलिफ नाम होता है। आपके ख्याल में फेयर का इमोशन होना चाहिए? तो हम तो यूट्यूब वीडियोस में ये देख रहे होते हैं कि फेयर नहीं होना चाहिए, कि फेयर, डर के आगे जीत है। लेकिन लेकिन क्या डर होना चाहिए? क्या फेयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जो लोग ये भी एक बीमारी है। ये 6 जो इमोशंस हैं, इनमें से अगर कोई भी इमोशन नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसके वो एक बीमारी है और उसका साइकोलॉजी में कोई ना कोई नाम है। तो जिन मुझे नाम नहीं पता कि जब किसी का जहन जो है अगर वो एंगर को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता, तो ये भी एक बीमारी। आप रिसर्च कीजिएगा, मैं भी करूंगा। इसका भी एक नाम है, लेकिन ये है एक बीमारी, हम ये मान लेते हैं। इसका नुकसान क्या है कि आप उस तरह की सिचुएशंस को फेस करेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी शख्स को फॉर एग्जांपल जख्मी होने का डर नहीं है, या हाइट से किसी को अगर डर नहीं लगता है, तो वो ऊंचाई से उसके गिर के मर जाने का या जख्मी हो जाने का चांस बाकी लोगों के मुकाबले में ज्यादा होगा। अगर किसी को जंगली जानवरों से डर नहीं लगता, तो उसका जंगली जानवरों से शिकार होकर खत्म हो जाने का चांस ज्यादा। तो फेयर, बिल्कुल हर चीज अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत यकीनन बनाई है, तो फेयर का इमोशन भी जरूरी है। सैडनेस आपके ख्याल में क्यों जरूरी? सैडनेस से तो हर कोई नफरत करता है। सैडनेस का इमोशन आपको लगता है जरूरी है? इसका बिल्कुल, इसका बेहतरीन जवाब यही है कि सैडनेस के बगैर दुनिया में हैप्पीनेस को की अहमियत होती ही कहाँ, पहचानता ही कौन। खैर, तो ये 6 इमोशंस हैं और फिर इनके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं, और उन्हें समझने के लिए आप जरूरी है कि अपने जर्नल के अंदर लिस्ट डाउन करें। उसके बाद वंस ये लिस्ट डाउन हो जाए, आप इन 6 के आगे भी जाएं कि मुख्तलिफ कैफियत में, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलने में, या दिन के किस वक्त आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, सर्कैडियन रिदम का कॉन्सेप्ट अगर किसी ने पढ़ा है तो वो ये बताता है कि हमारी पर्सनैलिटीज डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट परफॉर्म करती है। मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो मेरा सर्कैडियन रिदम है वो ये है कि मैं शाम के वक्त ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। सुबह और दोपहर में अगर मैं वो काम करने की कोशिश करूँ तो वो बेहतर नहीं होगा। जब मुझे कोई स्टोरी लिखनी होती है या कोई क्रिएटिव राइटिंग, कोई आर्टिकल लिखना होता है, तो मैं उमूमन शाम या लेट इन द इवनिंग उसे स्टार्ट करता हूं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि, लेकिन इसलिए जरूरी है कि आपने अपना पर्सनल जर्नल बनाया हुआ हो और अपने एक्सपीरियंस को लिस्ट डाउन किया हो। कि जो मैं बात आज आपको कह रहा हूँ कि मुझे अपना सर्कैडियन रिदम पता है, तो वो ऐसे ही नहीं पता चल गया, वो उस काविश का हिस्सा है जिसमें मैंने
अपने अपने एक्सपीरियंसेस को लिस्ट डाउन करना शुरू किया था मुझे, और फिर उससे मुझे फायदा हुआ। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, इसकी बहुत सारी चीज मिसालें भी आगे भी आ जाएगी। लेकिन जो शख्स अपने आप को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज कर सकता है तो उसे ये पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और अगर वो खुले दिल का इंसान है, ज़हीन इंसान है, तो फिर अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो अपने एनर्जी और टाइम वहां डाइवर्ट करता है जिन एरियाज में उसकी स्ट्रेंथ है, और अल्टीमेटली या कॉन्सिक्वेंटली वो फिर उन एरियाज में ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। अब एज्यूम करें एक ऐसा शख्स जिसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का प्रॉपर आइडिया नहीं है, उसे पता है, बैक ऑफ द माइंड एक फीलिंग है कि किन चीजों में वो अच्छा है, किन चीजों में बुरा है, लेकिन कभी भी उसने उसको सिस्टमेटिकली देखने की कोशिश नहीं की, लिस्ट करने की कोशिश नहीं की, तो क्या ख्याल है वो अपनी जिंदगी किसी ऐसे रास्ते पे गुजार पाएगा जहां पर अगर वो जिस रास्ते पर वो गुजारता तो ज्यादा सक्सेसफुल होता? ठीक है, तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एक इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप जब अपने अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है, और उसके बाद आप अपनी एनर्जी और टाइम को वहां डाइवर्ट करते हैं जहां उनका ज्यादा बेनिफिट हो। ये जो हमने शुरू में जो 9 थ्योरीज पढ़ी थी हॉवर्ड गार्डनर की, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको उसको उस पर रिसर्च करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर आपने इंसाफ किया उस रिसर्च के साथ, आपने प्रॉपर्ली उसको स्टडी किया, तो यकीनन आप लोग अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे, आपको पता चल पाएगा कि उन 9 तरह की इंटेलिजेंस में से कौन सी इंटेलिजेंस आपके अंदर दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, और फिर आप अपनी एक्टिविटीज को, अपनी एनर्जी को उस एरिया में यकीनन इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उन थ्योरीज को, जो 9 तरह की इंटेलिजेंस है हार्वर्ड गार्डनर की, उसे जरूर जो है वो, मुझे बहुत फायदा हुआ, लोग कहते हैं उन्हें भी फायदा होता है, तो आई होप के आप लोगों को भी फायदा होगा, तो उसको नोट करने के आप वो जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये काम जो है, इसके लिए आपको कोई रिकॉग्निशन, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है जी, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगी, आपने खुद करना है, ठीक है जी। वो किस तरह से करना है कि आपने अपना पर्सनल जर्नल बनाना है, आपने अपने उसमें 6 बेसिक इमोशंस को लिस्ट डाउन करने ही है, उसके अलावा जो कुछ आप फील करते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इमोशंस डिफरेंट टाइम्स पे, वो आप लिखें, तो आप अपने आप को जानना शुरू होंगे। आप अपने आप को समझें कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है जी, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हैं जी। जी समझ गया, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपके सवाल की वजह से मैं अब इसको बेहतर समझा पाऊंगा। देखिए, अगर एक 6 साल का बच्चा जो चीजें मेमोराइज कर सकता है, उसे आप ये बता दें कि ये 6 ह्यूमन इमोशंस हैं, या तो उससे भी हो जाएंगे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है? रिकग्निशन का मतलब ही यही है कि आप उन 6 इमोशंस में के साथ खुद को रिलेट करें कि आप कब खुश होते हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है जिस पर आप खुश होते हैं, किस तरह की सिचुएशंस होती है जिसमें आप गमगीन होते हैं, लोग कैसा बिहेव करते हैं कि जब आप खुश होते हैं, लोग कैसा बिहेव करते हैं कि जब आप गमगीन होते हैं, दिन का कौन सा वक्त होता है जब आप नॉर्मली बगैर कुछ किए खुश होते हैं, और दिन का वो कौन सा वक्त होता है जब सब कुछ ओके होता है और आप गमगीन होते हैं। ये है असल रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिस्ट डाउन कर दिया इमोशंस को, और उन इमोशंस के साथ जब तक आप खुद को रिलेट नहीं करेंगे, तो वो इमोशंस या वो डायरी या वो जर्नल आपकी रिफ्लेक्शन थोड़ी होगा। वो तो एक एकेडमिक टेक्स्ट बन जाएगा जिसके अंदर आपने कुछ चीजें जमा करके लिख दी हैं जो मुख्तलिफ बुक्स में मिल सकती है, और कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो आपकी रिफ्लेक्शन तो हो गई। आपकी रिफ्लेक्शन तब बनेगा जब आपने उन तमाम इमोशंस को लिखा, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस को लिखा जो पार्टिकुलर टू योरसेल्फ है, और फिर उसके साथ में लिंकअप किया, ठीक है। तब फिर, और ये बहुत महदूद मिसालें जो मैं दे रहा हूँ, मैं यहाँ अपना जर्नल खोल के दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपसे शेयर करता। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रोजाना आप फिर जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, तो शुरू के दिनों में तो बहुत तेजी से वो जर्नल बढ़ेगा, उसके बाद फिर कुछ वाकयात होंगे, कुछ मौके आएंगे जो आपने अगर वो जर्नल बनाया हुआ नहीं होता तो बड़ी आसानी से आपकी नजरों के सामने से गुजर गए होते, लेकिन चूंकि आपने वो जर्नल बनाया हुआ है, तो फिर आप उन्हें भी फौरन से पकड़ लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, और फिर उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है जी। सर्काडियन रिदम, CIR, स्पेलिंग मुझे भी सही तरह नहीं पता, कोई गूगल करके काइंडली बता दें।
CIR तक तो मुझे भी कंफर्म है, लेकिन मैं हाँ गूगल कर लीजिएगा, स्पेलिंग मुझे भी सही तरह इसके नहीं पता। ठीक है जी। तो रिकॉग्निशन के बारे में हमने बात की कि इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, हमारे इमोशंस क्या हैं, और वो इमोशंस किस हद तक और कब कब ट्रिगर पॉइंट क्या है हर इमोशन का, और वो कब टर्न ऑफ हो जाते हैं। ठीक है जी, कब ये बिल्कुल हाइट पे होते हैं, कब बिल्कुल लोएस्ट होते हैं। आप ये लिखने को शुरू करें, मजा आएगा इंशाल्लाह, और अपनी ही बेहतर शक्ल देखने का मौका मिलेगा, उस तरह खुद को समझने का मौका मिलेगा जिस तरह से हमने अब तक नहीं किया। ठीक है जी, सिस्टमेटिक वे में चलेंगे इंशाल्लाह, इस तरह से फायदा होगा। इवन देखिए, लिखने का तो फायदा इस तक होता है कि जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा गुस्से में हो, उस वक्त लंबी सांसें लेने, बर्दाश्त करने, और बाद में किसी पेपर में लिखने, लेकिन फिर वैसे ही मजा आएगा जैसा किसी को बात सुना देने में या फिजिकली असॉल्ट करने में आपका। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलने इंशाल्लाह फायदा होगा। रिकॉग्निशन, अब चूंकि हमारे पास वक्त महदूद है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा हर चीज को उसके ड्यू टाइम के हिसाब से लिखें। ठीक है, रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों को मैंने रिकॉग्निशन के साथ कनेक्ट करके बता दिया। मैनेज, असल चीज ये है, जब आपने समझ लिया कि आपकी आपकी इमोशंस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, तो सिर्फ समझने तक बात नहीं, अब उसको प्रैक्टिकली यूज करना शुरू करें। ठीक है जी, आपको पता चल गया है कि लोग जब इस तरह का बिहेवियर करते हैं, ठीक है जी, राइट बिफोर लंच जब आके मुझसे हेल्प की बात करते हैं, तो मैं बिल्कुल जो घूम जाता हूँ। ठीक है जी, और लंच के फौरन बाद आते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है तो वैसे भी खैर ये रिसर्च है कि जितनी भी वीजा एप्लीकेशंस यूके की इमिग्रेशन अथॉरिटी को सबमिट होती हैं, तो वो ऑफिसर्स जो लंच से थोड़ी देर पहले रिव्यू करते हैं एप्लीकेशंस को, उनका रिजेक्शन रेट हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो दुआ करेंगे जब आप इस तरह की किसी चीज के लिए अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन राइट टाइम पे हो। ठीक है जी, क्योंकि बिल्कुल वही बात है, हम इमोशनल बीइंग्स हैं, लेकिन अगर उस ऑफिसर को जो कि हमारी एप्लीकेशन रिव्यू कर रहा है, अगर उसने अपना पर्सनल जर्नल बनाया हुआ होता, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता, तो उसका ये फीलिंग उसके एक्शन पे अमल दरामद नहीं होती, क्योंकि उसको पता होता है कि ये चीज कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। ठीक है, क्योंकि मैं रुका हूँ और इस वक्त मेरे एग्जैक्टली लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसलिए ज्यादा चांस है कि मैं बायस हो जाऊंगा। जब उसकी बात पता होगी तो ऑफकोर्स उसके डिसीजन पर उसका इम्पैक्ट आएगा, इसे अगर हम उस सिचुएशन से कंपेयर करें जब उसे ना पता हो। ठीक है जी, जी तो थोड़ा सा जोर से बोलिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ फीलिंग। तो ये वैसे फीलिंग तो नहीं है, लेकिन आप बात करें आगे। जो डिसीजन लॉजिकल रीजनिंग बेसिस के ऊपर लिया जा रहा है, तो यार उस चीज को ये फीलिंग की बेसिस के ऊपर जो डिसीजन लिया गया उसको अचीव करना। देखिए, फीलिंग्स की वजह से तो हम लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते ना, इमोशनल बीइंग्स हैं हम सब, फीलिंग्स की वजह से नहीं ले पाते। जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना, तो फिर हम रुकते हैं उस जगह जहां हम इमोशंस की वजह से कोई डिसीजन लेने वाले थे, रुकते हैं और बेहतर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये तब हो पाता है जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हम देखेंगे कि हम कैसे होते हैं। तो फीलिंग्स की वजह से तो हम लॉजिकल डिसीजन कभी नहीं ले पाते। ठीक है, तो लॉजिकल डिसीजन अगर हम ले पाएंगे तो तब कि जब हमने इमोशंस को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आपने पहले इसको रिकॉग्नाइज किया और अंडरस्टैंड किया, तभी जो मैंने एग्जाम्पल अभी दी है आपको, वो फिर मैनेजमेंट में कि आपने इस तरह मैनेज किया, या वो जो वीजा एप्लीकेशन ऑफिसर की हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह मैनेज कर सकते। लेकिन बात यहाँ तक नहीं काफी होती, ये तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मैंने अपने हद तक तो कर लिया, अपना घर साफ कर लिया बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, मजबूरन हमें लोगों को फेस करना होता है, लोगों के साथ चलना होता है, तो उनके इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और फिर उनके इमोशंस को, हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, दूसरों को तो मैनेज हम नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ अलबत्ता हम उन्हें कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है कि जिस शख्स ने खुद को पहले समझा हुआ होगा, तभी वो दूसरे को समझेगा। जिसे पता ही नहीं होगा, लेकिन जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, उन्हें लगता है कि तमाम लोग जो है वो ओवर सेंसिटिव है, क्योंकि वो कभी फील ही नहीं कर पाते। मैंने यही तो कहा था, सिर्फ यही तो मैंने किया था, इसको वो उनका मुंह बन गया, उनके आंसू आ गए, ये बहुत वो जो है ना सेंसिटिव है उनका। मसला ये होता है कि वो कभी उस चीज को सही तरह देख ही नहीं पा रहे होते हैं कि कभी फील तो करें, कभी लिखे तो सही, समझे तो सही, मतलब पीरियड एनालाइज तो करें, तब आपको पता चलेगा कि ये इमोशन कैसा होता है। ठीक है जी,
मैं फिर वही एग्जांपल लेकर करूंगा कि मुझे भी शुरू में मुश्किल होती थी समझने में कि क्यों कुछ लोग, ये तो बड़ी बुनियादी चीजें हैं कि कुछ लोगों में कम और ज्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन यही तो देखें हुस्न है ना, हुस्न है इंसानियत का। अगर सब लोग ये एक जैसे होते तो ना किसी को किसी की जरूरत पड़ती, ना कोई किसी की मदद करता। यही तो इंसानियत का असल जो है वो इसकी ब्यूटी है कि हर बंदा जो है वो एक डिफरेंट मिक्सचर के साथ आ रहा है। इसी वजह से हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, इसी वजह से हम एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। जिन स्किल्स में हम माहिर नहीं हैं उसमें दूसरों की हेल्प करते हैं। तो दूसरों के भी इमोशंस को रिकग्नाइज करना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वो इसी तरह से पॉसिबल होगा कि जब आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया, जब आपको खुद पता होगा। वो कहते हैं लोग कि आप खुद को समझ जाए दुनिया को समझ जाएंगे, तो वो इतना शायराना नहीं है, उसके पीछे बिल्कुल एक उसकी लॉजिकल बेसिस है कि जब आप खुद को समझते हैं ना प्रॉपर्ली, तभी आप सामने वाले को भी सही समझ पाते हैं, वरना सब आपको लगता है कि ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर ओवर सेंसिटिव। ठीक है जी। और तीसरी चीज के जब आप ये सब चीजें कर लें तो फिर ऑफ कोर्स उसको सिर्फ समझ के बैठे ना, बल्कि प्रैक्टिकल बॉक्स ऑफ लाइफ में उसको इस्तेमाल करें और फीडबैक ले लोगों से। जब आप स्टेप 1 और 2 कर लेंगे इंशाल्लाह, और ये कर लेने का मतलब ये नहीं कि फिर किसी के सामने ना हो, ये ओपन एंड चीज है। ये जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका वो जर्नल भी जिंदा रहेगा और उसमें चीजें आती रहेंगी। ठीक है जी। तो ये काम जब आप कर लें तो फिर उसके बाद आप उससे प्रैक्टिस करें, और बेहतर ये होगा कि जब आपको लगे कि अब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ के उस अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, तो फिर लोगों से फीडबैक लें। वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपको लगता है कि ये लोगों में बड़े ही बेहतरीन है, लोगों को मैनेज करना में ये लोग बहुत बेहतरीन है, तो फिर उनका फीडबैक लें। वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। तो फिर आप उनसे फीडबैक लें कि उस सिचुएशन में मैंने ऐसा परफॉर्म किया था, ऐसा बिहेव किया था, तुम्हारे ख्याल में क्या मैंने अप्रोप्रिएटली जो है वो एक्ट किया था या रिएक्ट किया था। तो फीडबैक लें। हर फील्ड के गुरु होते हैं, आसपास मिल ही जाते हैं। जो लोग आपको लगता है कि लोगों से ज्यादा बेहतर इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को ज्यादा बेहतर मैनेज कर लेते हैं, और वो लीडर्स जिनकी टीम पूरी हमेशा उनकी तारीफ ही तारीफ कर रही होती है, तो ऐसे लोगों को तो हाथ फौरन पकड़ लें, क्योंकि जब आप स्टेप 1 से आगे जाएंगे तो वही आपके मेंटोर बनेंगे और आपको मजीद रिफाइन करेंगे। ठीक है जी। इस स्टेज में मजीद कोई बात करनी है, हम आगे चलेंगे। ये क्या मैसेज दे रही है कुछ जी? क्या समझ आया? आप सब लोग सही नहीं किए, लेकिन समझ क्या है? टेस्ट पास किया है कंप्यूटर यूज। इसने कंप्यूटर को रॉन्ग प्रूव किया है। कोई कंप्यूटर का है ईक्यू, इसका अच्छा है, लेकिन क्या कंप्यूटर के इमोशंस होते हैं? जब तक लोग ना कहें कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, कमाल आदमी है, तब तक आप नहीं है, बाकमाल आदमी नहीं। ठीक है। डेफिनेशन हमने समझ ली इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब जरा उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं और फिर हर कंपोनेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, उस पर हम पहला सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, देन इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। जाने पहचाने अल्फाज लग रहे होंगे, जरा आज हम इनको उस तरह से डिस्कस करेंगे जिस तरह से होपफुली आप लोगों ने पहले इन्हें ना पढ़ा होगा ना समझा होगा। सेल्फ अवेयरनेस, इसको मैं लिंक करूंगा पिछली स्लाइड से, क्योंकि वहां जितना बात करनी थी हम उससे ज्यादा बात करनी थी। थैंक्स फॉर योर क्वेश्चंस। तो पहली चीज तो बिल्कुल वही है कि आप अपनी अवेयरनेस डेवलप करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रूवन चीज है, ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपना पर्सनल जर्नल बनाएं, आप रिसर्च करें, यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वे ऑफ इंप्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस है कि जिसमें आप पर्सनल जर्नल मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। तो वो सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा, आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा और खुद को समझने के बिना दूसरों को समझने की मदद करेगा। हम काफी इससे बात कर चुके हैं, मजीद आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस को हमने इनडायरेक्टली रिकग्निशन के साथ यूज करके सेल्फ रेगुलेशन वही जो आपने मैनेज वाली चीज आई थी कि आप अवेयर तो हो गए, उसके बाद रेगुलेशन पे जाएं। यहाँ मैंने इसको लिख दिया, अगर नहीं भी लिखता तो नेक्स्ट स्लाइड पर असल चीज आ रही है, बाकी चीजों को हम इंप्रूव कैसे करें। लेकिन उस पर जाने से पहले मैंने एक समरी देने के लिए इन्हें लिस्ट डाउन जरूर कर दिया। इंटरनल मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या चीज है? यहाँ तो देखिए लिखा हुआ इंटरनल
मोटिवेशन तो क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कोई चीज होती है? क्या होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन? सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये चीज परफॉर्म मामूली रिवॉर्ड्स, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ठीक है जी, बिल्कुल। और इंटरनल मोटिवेशन वो होती है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हो, कोई रिवॉर्ड नहीं नजर आ रहा लेकिन खुद ही के लिए आप कर रहे हैं। फिर लेकिन जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें सबसे टॉप पे क्या है? ठीक है जी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए या किसी पैशन के लिए जो खुद से आप कुछ कर रहे होते हैं, जैसे कि ईडी साहब हैं, क्या फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता था उन्हें? कोई क्या एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलता था उन्हें? बेहतरीन एग्जाम्पल है वो इंटरनल मोटिवेशन का। एग्जाम्पल से याद आया, तो आपके ख्याल में दुनिया में इस वक्त जो मशहूर लोग हैं उसमें से सबसे वर्स्ट एग्जाम्पल लेसर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की दे सकते हैं आप? जहन पे भी पढ़ लेते बिल्कुल। ट्रम्प, जो मशहूर लोग हैं जो जो जिन पर्सनालिटीज के बारे में हम न्यूज में या मीडिया पे देखते हैं या सुनते हैं, तो ट्रम्प मिसाल है सबसे लेसर इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों की उस कैटेगरी में। कुछ है? ठीक है जी। अब ये चीज, ये नेक्स्ट स्लाइड पर ये चीज आनी थी, लेकिन आगे ये तो हम डिस्कस कर लेंगे कि हम करेक्टिव मैं फिर आपको उसको रिकम कर दूंगा। देखिए बिल्कुल सबको पता है, पता होना, मालूम होना एक अलग चीज होता है और किसी चीज को प्रैक्टिकली करना अलग चीज होता है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज तो फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, जब आप अपनी चीजों को लिस्ट डाउन करना शुरू करेंगे तो और अपनी पर्सनैलिटी से लिंकअप करेंगे तो कम से कम आपको अपनी खामियां तो नजर आना शुरू होगी कि मैं गुस्से में हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, तो इन्हीं वजूहात की वजह से होता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी चीजें, तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है जी, जो लोग ओवर ईटिंग नहीं करते, ठीक है जी, जो लोग हेल्दी ईटिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग मुनासिब नींद लेते हैं, ठीक है, 7 से 8 घंटे सोते हैं, ठीक है, जो लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं, जो लोग मेडिटेशन कहते हैं, या हम तो मुसलमान हैं तो हमारे लिए तो नमाज भी अवेलेबल है जो कि बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, तो जो लोग ये करते हैं उनके लिए ज्यादा आसान होता है किसी पॉइंट पर रुक के अपने इमोशन को इवेल्युएट करना और फिर प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना। ठीक है जी। तो पहली चीज जो कि फिजिकल नहीं, वो ये कि आपने लिस्ट डाउन किया चीजों को, अपनी पर्सनैलिटी से लेकर के अपनी खामियों को देख लिया कि यहाँ मैं मसले मसाइल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कुछ फिजिकल चीजें भी की, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी पर्सनैलिटी में। और ये बिल्कुल आप फर्दर इस पर रिसर्च करिएगा, जो लोग अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, जो लोग पूरी तरह नहीं सोते हैं, तो उनका नॉर्मली कॉर्टिसोल लेवल जो है वो दिमाग में बढ़ा रहता है, डोपामाइन लेवल उनका गिरा रहता है और वो विदाउट एनी रीजन गुस्सा करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। और ऐसे लोगों का मसला ये है कि ऐसे लोगों का शिकार सबसे ज्यादा उनके जो करीब तर लोग होते हैं, उनके फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि बाहर तो सब खैर कर लेते हैं, क्योंकि इतनी लॉजिकल रीजनिंग तो उनमें होती है कि इस तरह अगर मैंने गुस्सा किया तो उसका इम्पैक्ट आएगा, वो तो आपको मक सकता है। सही है, दिल चाह रहा है उनका बेनती है कि मैं किसी को एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन उन्हें पता है कि बदले में 10 जरूर बढ़ेंगे तो फिर वो नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी का ये जो ये जो उनकी लेसर इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका शिकार ज्यादा उनके करीबी लोग ही होते हैं, जिनका बेचारों कोई कसूर भी नहीं होता। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इंटरनल मोटिवेशन का हम आगे तो इंटरनल मोटिवेशन ये है जो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जो चीजें कर रहे होते हैं, ये वो चीजें हैं जिसके लिए कोई हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड जो हम सीख नहीं करते, नहीं चाहिए। एम्पैथी, सिंपैथी क्या चीज है? सिंपैथी पाने से पहले हम सिंपैथी की बात कर लेते हैं। सिंपैथी से आप क्या समझते हैं? किसी की प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है जी, उससे कम्युनिकेट करना कि यार हाँ मैं समझता हूँ क्या क्या मसला है। लेकिन एम्पैथी क्या चीज है फिर? जी हाँ, किसी और के जूतों में खुद पाँव रखना, खुद कदम रखना और अज्यूम करना कि ये सिचुएशन अगर मेरे साथ होती तो मैं कैसा फील करता, और फिर वैसे ही रिएक्ट करना उस शख्स के साथ, ये एम्पैथी। ठीक है जी। आगे तफसीलन बात करते हैं। अब मेरा ख्याल इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग तो आई थिंक एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई।
बेसिक लेवल पर, दैट्स बात है। अभी तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही ले सकते हैं। तो अब हम आगे आते हैं, अब हम आते हैं कि हम इसे कैसे अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चूंकि इसके 5 कंपोनेंट हैं, तो अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करनी है तो आपने उन 5 एरियाज पे काम करना होगा। शुरू में आपने सवाल किया था, मैं आपको दोबारा से लिंक कर रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए 5 एरियाज पे आपने काम करना है। 5 में से आपने शायद क्वेश्चन किया था जहां तक मुझे याद है। जी आपने। अच्छा, तो जिसने भी किया था तो उसका जवाब है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको इंप्रूव करना है तो हर तमाम 5 एरियाज में इंप्रूव करना होगा। इसमें से कोई भी एक एरिया अगर रह जाता है तो आप का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल है वो इम्बैलेंस्ड है। पहली चीज सेल्फ अवेयरनेस। देखें सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस के एरिया में हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात तो हमने पहले की है, लेकिन अब हम जरा पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है। ऑब्जर्व हाउ यू फील एट एनी गिवन मोमेंट थ्रू आउट द डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि दिन के किस वक्त आप कैसा परफॉर्म कर रहे होते हैं या किस मूड में होते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपना दिन प्लान करेंगे और लोगों के साथ बेहतर परफॉर्म करेंगे। अल्टीमेटली इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक तो लोगों से बिहेव करने पर ही है ना, अपने इमोशंस को मैनेज करना और दूसरों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना। तो आपको पता होगा कि ये वो टाइम चल रहा है दिन का जिस पर बिला वजह मेरा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है और मैं एंजाइटी की सिचुएशन में होता हूँ, तो आप ज्यादा कॉन्शियस होंगे लोगों से उस वक्त मिसबिहेव करते हो, ठीक है, या लोगों के साथ कोई मीटिंग कंडक्ट करते हुए ज्यादा एहतियात रखें। उसके बाद कीपर जर्नल वाली चीज हमने बहुत तफसीलन इसको डिस्कस किया है, मजीद इसको मेरा ख्याल है बात करने की जरूरत नहीं है। इस स्लाइड के आखिर में हम दोबारा इसका एक राउंड अप कर लेंगे, तो उसमें आप जो चीजें मजीद पूछना होंगी तो वो पूछ लीजिएगा। उसके बाद स्लो डाउन का सिंपली मकसद मतलब यही है कि जिन चीजों को आपने लिस्ट डाउन किया है जो कि आपके लिए जहर खातिर है या जो आपको लोगों में अनपॉपुलर, आपकी पॉपुलैरिटी को कम करती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत डेवलप करती है, तो उन्हें आप जब कोई वो सर्कमस्टांसेस आए, वो सिचुएशन है, तो आप रुके, थोड़ा गहरा सांस लें अगर पॉसिबल है, और एक बड़ी उसकी जो पिक्चर है, लार्जर पिक्चर, वो देखने की कोशिश करें। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है जी, और सुबह उठते देखते हैं लाइट गई हुई, कपड़े इस्त्री करने थे, ऑफिस जाने के लिए वो मैं कर नहीं सकता, पहन लिया, थोड़ा सा मूड खराब हुआ, घर से निकले और गाड़ी में बैठे तो बैठने से पहले देखा गाड़ी पंचर है और थोड़ा सा मूड खराब हो गया, पंचर बनवा लिया चलो। उसके बाद ऑफिस पहुंचे तो एचआर से लेटर आ गया इस साल के रिजल्ट्स का। तो जो जब लेटर आपने खोल के देखा तो बताने की जरूरत नहीं कि क्या लिखा होगा उसमें, आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। उस वक्त अगर आपका कोई जूनियर आके आपसे कहे कि मुझे सेकंड हाफ में जल्दी घर से तो जो सिचुएशन होगी वो आप सब बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस सिचुएशन में जरा आप रुके, आपने रियलाइज किया कि देखिए सुबह जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठते हुए जो एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, और फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा और मेरे टेबल पे जब ये लेटर आया था, ये जो एक्सपीरियंस हुआ था, इसकी वजह से मेरा जो है वो एंजाइटी लेवल बढ़ा है, मेरा एंगर जो है वो बेकाबू होने लगा है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी गुस्से में हूँ, इस शख्स ने जो बात की है इसकी वो वेटेज नहीं है मेरे मूड के ऊपर जितनी वेटेज उन चीजों की है। तो अगर मैं इस शख्स का ये जो बात मुझसे कर रहा है इसको रिप्लाई देता हूँ उन सब चीजों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स के तौर पर, तो ये इंतहाई गलत चीज होगी, नाइंसाफी होगी। जब आप ये व्यक्तिगत पिक्चर देखते हैं तो फिर आप बेहतर एक्शन लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी होगी हमें, जब हमें अपनी वीकनेसेस हमें लिस्ट डाउन करनी होगी, तो जब भी दिन में जितनी बार भी वो सिचुएशंस अराइज हो तो आप रुके, एनालाइज कर, फील कर कैसा क्यों हुआ। अक्सर भूख की हालत में आपको ये फील होगा, लेकिन जब आप आज इस सेशन के बाद जब आप चीजों को लिस्ट डाउन करेंगे तो आई होप कि आज के बाद से आप उसको लिंक कर रहे होंगे अपनी कैफियत के साथ। शायद आपने आज से हो सकता है, देखिए हर कुछ ना कुछ सलाहियतें लोगों में बाय बर्थ होती है, बॉर्न होती है। कुछ लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं पैदाइशी तौर से, हो सकता है आपके से लोग ऐसे होंगे वो पहले से भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो नहीं होंगे तो वो अब ये कर लें, और मेरा ख्याल है अब वो कर पाएंगे भी, क्योंकि अब वो फील करेंगे कि हाँ हमने कुछ सुना है इस बारे में
कि जब भी हमारा कोई स्पेसिफिक या पार्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशन जो है वो ट्रिगर होता है तो हमें उसके आसपास देखना होता है कि उसका रीजन क्या है और फिर सुनना होता है। तो अल्टीमेटली फिर इसका इम्पैक्ट हमारे एक्शंस के ऊपर होता है। उसके बाद इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना होता है और समटाइम्स चीजें अब्सॉर्ब भी करनी होती है। व्हाट डू यू थिंक कि हम स्टडी चीजें अब्सॉर्ब करते रहेंगे तो इवेंचुअली पढ़ जाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन वाली चीज आपने पूछ ली राइट टाइम। बिल्कुल देखिए, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपने इमोशंस को बर्दाश्त करते हैं, और बर्दाश्त तो कभी करना भी नहीं चाहिए। जो लोग अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हैं तो वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, वो आपके अंदर ही है, बस वो सर्कुलेट कर रही है, वो एक राइट टाइम का इंतजार कर रही है कि वो क्या बर्स्ट आउट करे। और नॉर्मली ऐसा कब होता है, वही मैंने बताया कि आपके करीबी लोग इसका ज्यादा नुकसान उठाते हैं। जब आप घर पहुंच जाते हैं, आप सेफर फील कर रहे होते हैं ना कि आप अपने घर में, तो बस फिर उस वक्त वो जो चीज पूरे दिन नहीं निकल सकेगी ना, वो अब निकलती है। तो आप कभी भी सप्रेस ना करें, हमेशा चैनलाइज करें हर इमोशन को। हर इमोशन को चैनलाइज करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, जितना भी लिटरेचर आप पढ़ेंगे या जितनी भी मुझसे बेहतर प्रेजेंटेशन अगर आप कहीं लेते हैं या खुद स्टडी करते हैं, तो आपको हमेशा इमोशंस को चैनलाइज करने का ही की एडवाइस मिलेगी। इमोशंस बहुत काम की चीज होते हैं, बहुत ताकतवर चीज है। इन्हें हम सही तौर पर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी आसान और कामयाब भी बना सकते हैं, और इसके गलत इस्तेमाल पर आपने देखा है लोगों की जिंदगियां भी खराब हो जाती है। गलत वक्त पर गुस्सा करने से का इम्पैक्ट पास दफा आपकी आपकी और आपकी फैमिली पे जाता है, आपकी पूरी जिंदगी पे भी जा सकता है। और राइट टाइम पर गुस्से को एब्जॉर्ब नहीं, चैनलाइज कर लेना बड़े बड़े काम करा देता है आपसे। अगर आप आपको किसी ने ह्यूमिलेट किया, आपको किसी ने बेइज्जत किया है, लेकिन आप इस गुस्से को चैनलाइज कर दें उस एफर्ट के ऊपर जो कि प्रूव कर देंगे उस शख्स को कि वो आप इस बारे में गलत थे, तो ये बेहतर एक्शन होगा। आप गुस्सा निकालें, उस चीज पे निकालें, उस काम पे निकालें जो कि इनडायरेक्टली उस शख्स को जवाब दे सकते हैं। ठीक है। और ये थोड़ा सा फनी रिस्पॉन्स है, बट ये भी मैंने पढ़ा है, मैंने कभी खुद तो ट्राई नहीं किया कि जो आपको गुस्सा कर रहा है उसको कहेंगे देखो तो एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन मुझे काबिलियत है तो मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, देखो तो बिल्कुल रिलैक्स और मुस्कुरा। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसा रिस्पॉन्स देने के बाद क्या होगा, मैंने कभी खुद भी ट्राई नहीं किया, तो आई वांट रिकमेंड कि आप भी कभी करें। लेकिन बहरहाल जो भी आपका इमोशन है आप उसको चैनलाइज करें। आप खुश होते हैं तो उसको चैनलाइज करें अपने आसपास के लोगों में। आप खुश हैं उसको चैनलाइज कर दें। आज आप बहुत खुश हैं, घर जाते हुए केक ले जाएं भी बच्चों के लिए, चैनलाइज हो गया, बेहतरीन। ये भी कोलीग है तो हमारे साथ ये इशू तो आप कह रहे हैं तो हो चुका है। हमारे बॉस है वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी, ये हंसते रहते थे तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। अच्छा, तो मुंह पे नाचे ना, मुंह पे नाचे। तो देखिए बॉसेस तो होते हैं, जो मेरे सबसे पहले बॉस थे ना, उन्होंने मुझे पूरा इस चीज का यकीन दिला दिया था। आई लव यू इन्वेस्टमेंट्स में मेरी पहली जॉब थी कि मैं दुनिया का सबसे नाकारा आदमी हूँ और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, और जो कुछ करता हूँ, ये जो कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा गलत ही हो जाता है। लेकिन आज भी वो लिंक्डइन पे ऐड है, मेरे मुलाकात होती रहती है और वो ऐसा नहीं सोचते। तो बहरहाल बॉसेस होते हैं, वक्त चेंज होता है तो आपकी परसेप्शन भी चेंज हो जाती है। तो जी कह सकते हैं कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे उन्होंने अभी शेयर करी थी है। वो क्या चीजें होती है। देखें जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है वो इनडायरेक्टली आपके 6 इमोशंस में से किसी एक के साथ लिंक्ड है। अब आप बात करें। अभी ऑफिस के अगर एनवायरनमेंट में बात करूँ ना, तो उन्होंने एक चीज शुरू कर दी है, तो मैं इसको मतलब शेयर कर रहा हूँ। वो ये कि मेरे साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो कोई बात कह रहा है ना, मैं उसको सीरियस ले रहा होता हूँ, लेकिन मैं उसको शो नहीं कर पाता। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करता हूँ, यानी मैंने देखा कि मेरा बॉस है, ये क्या है, मतलब वो बात दफा बहुत बड़ी बात भी मैं बहुत आराम से बोल देता हूँ। तो ये लगना नहीं पड़ता है जो मुझे बात होता है। तो ये सिनेरियो तो हमने मेरे ख्याल प्रेजेंटेशन के शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, या मेरे ख्याल स्लाइड्स बिफोर हमने डिस्कस किया है कि जब आप किसी पॉइंट पे रुके बगैर जैसा इमोशन आया वैसे ही आगे पास ऑन कर दिए तो उसका तो नुकसान होता है बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती भी हो सकती है। बस बात ये है कि राइट चीज, राइट इमोशन को राइट प्लेस पे रखते हैं। अगर वो अब तक नहीं रखा हुआ था तो बेहतर है। जाहिर सी बात है अगर आप एंगर को चैनलाइज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ कर देंगे फॉरवर्ड, तो अगर वो बॉस है आपके तो जाहिर सी बात है आपका वर्क एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट आएगा, आपका रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा। और अगर वो कोई और शख्स था
ठीक है, तो हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़ा हो, मजीद बात खराब हो। जैसे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरे बिहेवियर को समझते हैं, तो वो चीज एडॉप्ट कर लेते हैं, वो आपको समझते हैं। हाँ, कोई नया बंदा अगर बाहर से कोई देख रहा हो तो उसके लिए वो बिल्कुल लेकिन वो आपको समझते हैं, तो इसका मतलब कि शायद वो कंपैरेटिवली ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है कि वो आपकी इस कैफियत को समझ रहे हैं और वैसा बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यकीन, आपके कुछ और इमोशंस ऐसे होंगे जो यकीनन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, और जो जिसमें आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में बस मैं यही एडवाइस करूंगा, ये काउंसलिंग सेशन है, थोड़ी उसके लिए मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ भी नहीं, लेकिन बस यही है कि उसको रुके, गहरे सांस लें। ठीक है, इसके क्योंकि हम सब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल बीइंग्स हैं, जो भी हम कुछ करते हैं तो उसका यहाँ पर फौरन से कोई ना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसका होता है। तो जब आप गहरे सांस लेते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन और ब्लड आपके दिमाग को ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचता है, और उसकी वजह से जो पॉजिटिव केमिकल्स है लाइक डोपामाइन, उनका लेवल बढ़ जाता है और आपका एंगर अल्टीमेटली सप्रेस हो जाता है। ये तो इसका टेक्निकल रीजन था, लेकिन बहरहाल आप उस वक्त इतना सोचेंगे तो काम खराब हो जाएगा। बहरहाल इसका बैकग्राउंड ये था, आप करेंगे कि उसको कोशिश करें कि आप डीप ब्रीथिंग करें और बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वो वजूहात है जिसकी वजह से ये शख्स कर रहा है, और आपकी जो मेमोरी में इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है इसके इन एक्शंस की वो क्या है, उसकी वजूहात होती क्या होती है, और क्या ये आपके वीक पॉइंट्स में से है एज पर योर जर्नल, और क्या वो सिचुएशन अभी है जिस वक्त आप सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वीक पॉइंट्स में मैं इसको कंसीडर नहीं करता, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो दूसरे लोग नहीं कह पाते हैं और मैं उसको देखिए, बोल देता हूं। सुकरात ने भी यही बात की थी कि गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन किस वक्त कितना आए, किस शख्स के सामने कितना आए, ये इंटेलिजेंस, उस वक्त उन्होंने उसको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट कुक्ड अप नहीं था, प्रॉपर्ली किसी शक्ल में नहीं था, तो उन्होंने ये नहीं कहा था। लेकिन बात यही है जो हम ये कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपका वीक एरिया है, इसको आप बिल्कुल उसको अपने जर्नल में टॉप पे लिख दें, और इसके वो सारी सिचुएशंस लिस्ट डाउन कर लें कि जब ये ट्रिगर होता है और ये कब अपने पीक पे होता है। तो यही पहला स्टेप है, और इसी से आप आगे इसको जाके फिर प्रैक्टिस करते 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 वो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। वो कहते हैं ना कि फेक इट, जब तक उसकी नकल उतारते हैं उस चीज की जो आप करना चाहते हैं, जब तक क्या वो करना है, ठीक है, और ये हकीकत है। आप जो चीज पब्लिक स्पीकिंग फॉर एग्जांपल, ये मेरा वर्स्ट फेयर है, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट, मेरे जैसे लोगों के लिए तो अजाब है लोगों के सामने खड़े होकर बात करना। अभी भी जब मैंने ये प्रेजेंटेशन शुरू की थी तो वो हार्ट बीट लेवल बढ़ना शुरू हो गया था, साफ आगे नजर नहीं आ रहा था, हाथ हल्के हल्के कब दबा रहे थे, लेकिन रियलिटी एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, डिप्रेशन, अपनी कमजोरियां पता होंगी तो इम्प्रूव करेंगे। तो उसके लिए भी उसके सॉल्यूशन मेरे पास क्या था, पहले तो मैं अपनी इस कमजोरी को समझूं, ठीक है, और किस वजह से ऐसा होता है चीजों को समझो और फिर इसको इम्प्रूव किस तरह करूं। तो उसके लिए जवाब ये था कि भाई प्रैक्टिस करो उन सिचुएशंस के जिनसे आपको डर लगता है। मुझे इस सिचुएशन में डर लगता है जिसमें मैं भी रहूं, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, जहाँ इसलिए कर रहा हूं, इसीलिए जो मेरी बातों में थोड़ी बेरबतगी आई हो या मैं किसी चीज को भूला हूं तो उसको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो आप भी ऐसे ही करें, जो आपके फियर्स हैं उन्हें फेस करें, ठीक है जी। तो करते रहें, नकल करते रहें, आप डरते हैं उस चीज से, लेकिन ये नकल करें कि आप नहीं डरते। तो जब अनकॉन्शियस ब्रेन में ये सिग्नल मिलता रहता है कि ये जो फेक करके आप सुधे होते हैं, तो इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करके कॉन्शियस ब्रेन में आ ही जाता है। ये साइंस है, मैंने इसको जरा आसान अल्फाज में समझाया, तो आ ही जाता है। तो ऐसा करें बिल्कुल। सेल्फ रेगुलेशन की बातें हमने इस डिस्कशन में ही डिस्कस कर ली। मेरे ख्याल इन तीनों पॉइंट्स में से अगर किसी पे मजीद बात करने की जरूरत है तो आप मुझे बताएं, वरना आगे चलते हैं। इंटरनल मोटिवेशन, जी बोलिए। सार्कास्टिज्म को आप किस तरह देखते हैं? वो बॉसेस जो है ना वो सार्कास्टिक हो जाते हैं और किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए तो फिर तो गलत है, माहौल को खुशगवार बनाने के लिए है तो बेहतर है। और बॉसेस जो होता है बात भी समझ आता है कि आज ये वो दिनों तो फिर उसका देखिए, अगर बॉस कर रहा है तो फिर ठीक है, टोटली एक्सेप्टेबल है, और अगर कोई जूनियर कर रहा है तो एक्सेप्टेबल नहीं, उसको फिर कोई शिकायत नहीं सीखना, ठीक है जी। तो इंटरनल मोटिवेशन कुछ तो खुद आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होगी, जिसके साथ आप पैदा हुए होंगे, आपकी जीन्स का हिस्सा होंगी, और बाकी
आप खुद मेहनत करके डेवलप करेंगे। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, आईक्यू को नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है। आजकल आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, ब्रेन गेम्स आजकल चल रहे हैं, एलिवेट है, पीक है, इन लोगों का सारा फोकस किस चीज पे कि आप ये गेम्स रोजाना प्रैक्टिस करें तो इससे आपका आईक्यू इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन साइंस उसके थोड़ा सा बैलेंस बात करती है, इंप्रूव हो सकता है वो थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके आईक्यू को 50 से 120 पे पहुंचा दे। ठीक है, Now we have some questions from इमोशनल इंटेलिजेंस, जी जी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि टू बी गुड टू द पीपल, नहीं, हमेशा उससे कंफर्टेबल। आखिरी स्लाइड इसका जवाब देगी, आपके सवाल का जवाब आखिरी स्लाइड पे एक पिक्चर है वो देगी। अच्छा देखिए, हमारा सेशन प्लान था 7 बजे, 7 बजे तक, तो 7 तकरीबन बज गए। तो अगर आप कहते हैं तो मैं जल्दी रैप अप करता हूँ, और अगर आप लोग इजी हैं तो मैं थोड़ा सा बात मुकम्मल कर लें। तो इंटरनल मोटिवेशन कुछ तो आप खुद अपने साथ लेके पैदा हो गए थे, कुछ आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आज का सेशन लेने के बाद फैसला कर लिया कि चूंकि इम्प्रूव हो सकता है तो मैं कर दूंगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो कुछ भी आप काम करते हैं, जॉब लिखा हुआ जॉब को हटा दें, वर्क लिख दें। ठीक है जी, जो भी आप काम करते हैं उसमें उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करें जिससे आपको लगता है कि दूसरों को फायदा हो सकता है और वो आपको ही पसंद है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी जॉब में वैल्यूएशन करूं कैसे, मैं तो जो करता हूं उसमें तो ऐसी चीज है नहीं, इसमें मजाक नहीं। हर काम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद आ सकता है, जरा उसको देखने की जरूरत है। हर काम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में करेक्टिव फोर्स होती है ना, हर डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है किसी करेक्टिव ऑब्जेक्टिव या मिशन या गोल के लिए, तो हर काम की कोई ना कोई अहमियत होती है। आप उसे समझें तो आपकी मोटिवेशन डेवलप होना शुरू होगी, इंटरनल मोटिवेशन डेवलप होना शुरू होगी काम को बेहतर बनाने के लिए। और एक चीज थोड़ी सी रिलीजियस है लेकिन सुन लें, वो ये कि जब आप किसी चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, ज्यादा बेहतर काम करते हैं, तो कोई देखे ना देखे अल्लाह लोग देखते हैं और काम से आपको मोहब्बत हो जाती है। दूसरी चीज ये कि आपको अपने काम से मोहब्बत है, जो भी कुछ आप करते हैं, चाहे वो बिजनेस से जॉब है या फिर आप कोई वोकेशनल चीज करते हैं, तो आप ये देखें कि आज आप कहाँ खड़े हैं और आप जाना कहाँ चाहते हैं। ये भी रिसर्च है कि जो लोग अपने गोल्स को, टारगेट्स को लिस्ट डाउन करते हैं, वो लोगों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा कामयाब रहते हैं जिन्होंने अपने जहन में सिर्फ सोचा हुआ था कि हमें ये काम करने हैं। सिर्फ लिखना अपने गोल्स को और उन्हें पीरियडिकली देखना थोड़े थोड़े अरसे बाद, ये इस चीज की जमानत बनता है कि आप उस गोल को परसू करेंगे। अब इसका टेक्निकल रीजन क्या है? टेक्निकल रीजन ये कि जितना ज्यादा आप लिखने के बाद रिव्यू करते हैं, वो आपके मेमोरी का, शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है और आप उसे भूलते नहीं। क्योंकि आप उसे भूलते नहीं तो आपको तंग करता रहता है, आपको सुकून से बैठने नहीं देता और आप गिल्टी फील करते हैं अगर आप उस गोल को नहीं परसू कर रहे होते। ठीक है जी, तो देखें कि आप आज कहाँ खड़े हैं। ठीक है जी, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है जी, और जाना मैं कहाँ चाहता हूँ उसको लिस्ट डाउन करें और फिर उसके लिए अपनी अप्रोच बनाना शुरू करें। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है उस चीज तक पहुंचने की, तो उन लोगों से मशवरा करें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप तो इंटरनेट का टाइम है, हर फील्ड के एक्सपर्ट मिल जाते हैं, हर चीज के बारे में ब्लॉग्स हैं, आर्काइव्स हैं। ठीक है, इवन स्कॉलर्स आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो जस्ट डिसाइड करें कि जाना कहाँ है। ठीक है जी, तो आपका रास्ता बन जाएगा। आप चीजों को थोड़ा रिसर्च करना शुरू करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो आप अपने गोल्स को किस तरह से मटेरियलाइज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और ये पहली चीज क्या है, उसे लिस्ट डाउन करें, लिखें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं, सफर जहाँ से स्टार्ट होगा वो है नो वे इंस्टेंट, कि आप आज काम करें। ठीक है, उसके बाद बी होपफुल एंड फाइंड समथिंग गुड। लिख तो लिया बहुत, लेकिन अंदर एक से हल्की सी आवाज आ रही है कि आपसे ना नहीं हो सकेगा, ये तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना, तो अगर लिखते और अंदर से आवाज आ रही है कि तुमसे ना हो पाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। देखिए लोग आप लोग, तो बी पॉजिटिव, होपफुल रहें। ये क्या है, खिला दिया तो बी होपफुल और उम्मीद रखें पॉजिटिव हमेशा कि हाँ मैंने जो लिस्ट डाउन किया उसे मैं अचीव कर लूंगा। क्योंकि ये पहला स्टेप है, जब आपको इस चीज से यकीन होगा कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, तो फिर आपकी मेहनत जो है कभी इस डायरेक्शन में जाएगी, कभी इस डायरेक्शन में जाएगी, गैप्स आएंगे और छुट्टियां आएंगी, आप छोड़ के बैठ जाएंगे चीज को। अल्टीमेटली आप अचीव नहीं करेंगे और फेलियर होगा उसके लिए। तो बिलीव करें। और दूसरा ये कहने कि पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत इंपैक्ट होता है। बहुत लोग कहते हैं कि यार
घर में आग लगी हुई और आप पॉजिटिव होकर बैठे हैं, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो ज्यादा टारगेटेड एफर्ट्स करते हैं। अगर मैं किसी मुश्किल सूरत हाल में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल आदमी उसके भाई मैं पॉजिटिवली सोचूंगा, इस बारे में मैं नेगेटिव सोचूंगा, मसला मेरे सामने। उसका नुकसान ये है कि एक दूसरा शख्स जो इस सिचुएशन में मौजूद है लेकिन वो इस सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव है कि मैं इससे निकल जाऊंगा, तो उसकी बॉडी उसको ज्यादा बेहतर प्रिपेयर करती है फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली कि वो टारगेटेड एफर्ट्स करें। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। और एक हदीस से मैं कोट करूंगा कि अगर आपको ये मालूम है कि आज क़यामत का दिन कायम होने वाला है और आपके हाथ में एक पौधा है तो उससे आप काश्त कर दें। तो जिन लोगों को इस लेवल की पॉजिटिविटी मिली हो या बताई गई हो तो वो उनके अंदर से तो कभी आवाज आने नहीं चाहिए कि तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, बी पॉजिटिव, ये पहला स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं उठाया तो बाकी सारे स्टेप्स आप नहीं उठा सकेंगे। ठीक है, तो ये बी होपफुल एंड फाइंड समथिंग गुड की समरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एम्पैथी के ऊपर। हमने पिछले स्लाइड पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पैथी इज एक्चुअली जब आप किसी ऐसे शख्स का जो कि डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा हो उसकी सिचुएशन को समझने के लिए आप उसी के तरह जिन सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहा है उन सर्कमस्टेंसेस में खुद को अज्यूम करें। ठीक है, यानी किसी और के जूतों में खुद कदम रखने वाली बात है। तो वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में आगे चलते हैं। और ये चीजें देखें ताल्लुक होती है इन चीजों का ताल्लुक है बिहेवियर से। इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच ज्यादा नहीं चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी। एक कैनेडियन साइंटिस्ट था जिसका काम ये था कि वो साइकोपैथ्स का एमआरआई स्कैन करता था। वो ये काम इसलिए करता था क्योंकि उसे एक रिसर्च पेपर डेवलप करना था। वो ये चाहता था कि मैं पैटर्न्स देखने में कामयाब हो जाऊं कि जो लोग ज्यादा क्राइम्स करते हैं, जो साइकोपैथ्स होते हैं, उनके ब्रेन्स के अंदर क्या ऐसा खास पैटर्न है या क्या उनकी ब्रेन इमेजेस हैं जो दूसरों से डिफरेंट है। वो ये काम करता रहा। इत्तेफाक से किसी वजह से उसके ब्रेन का भी एमआरआई हुआ। उसको एक माइनर सा अटैक हुआ था पैरालिसिस का, जिसकी वजह से उसका एमआरआई हुआ। तो वो देख के हैरान रह गया कि जो साइकोपैथ्स का ब्रेन होता है, उन लोगों का ब्रेन होता है जो ज्यादा क्राइम करते हैं, उनके इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, ये इमेजेस जो हैं, उनसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आज तक कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन इसका जवाब ये था कि चांसेस बहुत ज्यादा थे कि ये शख्स क्राइम कर सकता है अगर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस या अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को मिल गए। तो फिर उसने खुद काउंसलिंग ली किसी और साइकोलॉजिस्ट से। तो उन्होंने ये कहा उसको कि ठीक है, आपका ब्रेन वायर्ड उस तरह से है जिस तरह साइकोपैथ या क्रिमिनल्स का होता है, लेकिन आप एम्पैथी की प्रैक्टिस कर करके अपने ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। हमारे जहन जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिक का मतलब ये होता है वो चीज जो कि वक्त के साथ चेंज हो सकती है। हम जिस दिमाग के साथ पैदा होते हैं जरूरी नहीं है उस दिमाग के साथ नहीं। जब आप अपनी जिंदगी के पहले 10 सालों में थे तो उस वक्त आपकी लाइफ और डिस्लाइक आपकी जिंदगी के अगले 10 सालों में कुछ और होती है, उसके बाद कुछ और जब आप 60s में होते हैं या 70s में होते हैं तो आप यकीन नहीं करते कि आपको ये चीज भी पसंद हो सकती थी या आप ये काम भी करते थे। तो वो चेंज होता रहता है। और हमारे क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग जो है वो न्यूरोप्लास्टिक है। जिस तरह का मटेरियल हम पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस से हम गुजर रहे होते हैं, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग को हर वक्त चेंज कर रही होती है। इवन एट दिस मोमेंट जिस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके दिमागों के अंदर उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर ये चीज कंटिन्यूस रही, अगर आप लोगों ने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जिसको हमने डिस्कस किया था अभी, तो ये चीज स्ट्रेंथन होती जाएगी और आप लोगों के दिमागों में इंशाअल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्ली वायर्ड हो जाएगी, बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहा था कि एम्पैथी जैसी चीज एक ऐसे शख्स के जहन में जिसे एम्पैथी का पता ही नहीं था कि ये होती क्या है, कैसे डेवलप हुई, प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बिहेवियर से ताल्लुक रखती हैं तो एक ही तरीके का है इनका क्या प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सोशल स्किल्स आखिर में इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर ये पांचवा एरिया भी जो है वो प्रॉपर्ली क्यूरेटेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो। उसके लिए करें क्या? करने को बहुत चीजें, लेकिन ये की चीजें, की एक्शंस जो आप ले सकते हैं आज से। लिसन एक्टिवली, लोग उस शख्स के हमेशा उनको बहुत करीब फील करते हैं या लोगों का कॉन्फिडेंस उन लोगों पे बहुत ज्यादा होता है या लोग
लोगों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो लोगों की बात तवज्जो से सुने। लिसनिंग में एक आर्ट होता है क्योंकि मुश्किल होता है। बहुत दफा आप ऐसी चीज सुन रहे होते हैं सामने वाले से कि जो अपनी पूरी तवज्जो के साथ आपको सुना रहा होता है, लेकिन आपके लिए हर सेकंड मुश्किल हो जाता है इस बात को सुना रहा हूँ कि ना। तो जाहिर सी बात है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन्हें इस एरिया के बारे में चूंकि पता होता है, इस एरिया से रिलेटेड अपनी पर्सनैलिटी की चीजें उन्हें लिस्ट डाउन की हुई होती हैं और वो इस चीज को, इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो बेहतर लिसनर बन जाते हैं। ठीक है जी। एक मिसाल और मैं दूंगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लिसनिंग स्किल्स वो सबसे बेहतरीन थी। वो इसलिए कि जब भी आपसे कोई बात करता था तो आप पूरी इसको तवज्जो देकर सुनते थे और जब तक वो बोल रहा होता तो बीच में आप कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये एक मिसाल है, बाकी और भी मिसालें हैं। एक्टिव लिसनिंग की जरूरत इस चीज की है कि हम थोड़ा सा मजीद रिसर्च करें उन पे और फिर अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे, आप लोगों के दरमियान लोगों से अपना गैप कम नहीं करेंगे। और चूंकि कोविड चीज है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते ज्यादा, या लोगों का उन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता जो उनकी बात प्रॉपर्ली सुन नहीं रहे। लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कौन मेरी बात तवज्जो से सुन रहा है, कोई कौन नहीं सुन रहा। तो अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो आप लोगों से करीब हो जाएंगे। थिंक बिफोर यू स्पीक केवल वाली चीज है कि जब भी आप देखिए, वैसे भी ये तो हमारी अल्लाह ताला का फजल है हम पे कि हमारी सोचने की जो स्पीड है दिमाग की, वो बोलने की स्पीड से ज्यादा होती है। इसीलिए जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मिली सेकेंड्स पहले मेरे दिमाग में आ रहा है और फिर मेरे मुंह से अल्फाज अदा हो रहे हैं। ठीक है जी। तो लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें ना डेलिबरेटली, इस चीज को ज़हन में रखते हैं, तो ये और इंप्रूव हो जाती है। किस तरह से इंप्रूव हो जाती है कि वो जो आपकी जो थिंकिंग की जो स्पीड है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और आपके अल्फाजों और सोच का जो आपस में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इंप्रूव हो जाती है। तो सोशल स्किल में आप ये करें कि जब भी आप बोल रहे हैं, कोई बात बोलना चाहें, खासतौर पर किसी खास मौके पे, तो प्रैक्टिस करें कि आप पूरा एक सिनेरियो बना रहे हैं बोलने से पहले। कोई काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसा करने से, ये काम भारी होता है थोड़ा सा आपकी तबीयत में, लेकिन करें आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एबिलिटी हो जाएगी कि आप किसी चीज के बारे में बोलने से पहले पूरी एक कहानी बना चुके होंगे और लोग कहेंगे कि यार क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये तो सिचुएशन बेस्ड है, हम हर सिचुएशन को पहले से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है कि जब तक मैं सोया की बात इसलिए काट रहा हूँ कि मुझे अंदाजा हो गया कि आप क्या बात करना चाहेंगे। जब तक वही वाली बात है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, आपको पता है ये वो रियल सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करती रहेंगी ना तो ये आपको उस सिनेरियो को प्रिपेयर करती है। प्रैक्टिस एक तरीके का, लेकिन हर टाइम तो जरूरी नहीं है कि जिस वक्त हम सिचुएशन हो तो हम पहले सोच रहे हो फिर बोल रहे, क्योंकि सबको ऐसा सोचेंगे तो हो जाती है। लेकिन उसको अगर सोचेंगे बगैर प्रैक्टिस के तो लोगों को गुमान होगा। अगर मैं ये काम करूंगा तो लोगों को गुमान होगा कि कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मसला है, कोई कमी है, कोई मामला है, कोई बीमारी है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं हर बात को बोलने से पहले चंद सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है लोगों को शक हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस पहले से करें, प्रैक्टिस करते करते वो लेवल आ जाएगा इंशाल्लाह कि आप को नहीं सोचना पड़ेगा। और ये इसका तरीका है। जितनी भी चीजें बिहेवियर से रिलेटेड होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रैक्टिस है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इस सिनेरियो में ये करना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट में ये होना चाहिए और फलाना नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेट जो रिकमेंडेशन होती है वो प्रैक्टिस होती है। तो उसके लिए आपको सिनेरियो अज्यूम करना होता है। पावर ऑफ असम्पशन बहुत पावरफुल चीज है। पावर अफर्मेशन बहुत पावरफुल चीज है। अफर्मेशन के बारे में किसी को पता है? अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन का मतलब होता है कि खुद को बार बार उस चीज का इदराक कराते रहना जिन चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप खुद को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं और दूसरों के अचीवमेंट्स की वजह से आपको जो है वो जरा सैडनेस फील होती है, डिस्कस फील होता है। तो आप कोशिश करें कि सॉरी मुझे जरा रिमाइंड करें कि क्या बात कर रहा हूँ। अफर्मेशन। तो आप कोशिश करें कि आप ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करें, बार बार एक्सेप्ट करें, उन चीजों को काउंट करें जो आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग घर अवेलेबल नहीं है, आपको आपके फ्रिज में कल सुबह का दोपहर तक का खाना बाज़ दफा मौजूद होता है। बहुत सारे लोग तो बगैर खाए सो जाते हैं। ठीक है जी। और देखिए हमेशा चीजें होती हैं जो आप काउंट कर सकते हैं जो दूसरों के पास नहीं होती, तो आप उन चीजों को काउंट करें और रियलाइज करें कि क्या वो चीजें। तो इस तरह क्या होगा कि आप अपने आप को इनडायरेक्टली अफर्म करा रहे होंगे कि आप
खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, और जब ऐसा होगा जाहिर सी बात है आपके पास क्योंकि देखें सैडनेस सिर्फ एक इमोशन नहीं है, सैडनेस और एंगर जो है वक्त के साथ साथ आपको डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर हम लोग हैं क्या इमोशनल बीइंग्स हैं, और हमारे जिस्म में जो कुछ भी होता है वो थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। जो आप हर बार सैड होते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन का लेवल डिक्रीज होता है, और वो केमिकल्स जो कि डिप्रेशन या सैडनेस या स्ट्रेस के वक्त जो है वो दिमाग प्रोड्यूस करता है, वो डोमिनेट रहना शुरू हो जाता है, और जब वो डोमिनेट रहना शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, आपको दिल की बीमारी लग सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, आप ओबेसिटी फील कर सकते हैं। तो जरूरत है इस चीज की कि आप रियलाइज करें उन चीजों की जो आपके पास अच्छी है, ताकि आप ज्यादा वक्त हैप्पीनेस के साथ गुजारें, सैडनेस, स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ ना गुजारें। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ तरीके मेरी न्यूरल नेटवर्किंग इस तरह से है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मेरे न्यूरॉन्स उस जगह पर नहीं फ्लैश ही नहीं करते, हिट ही नहीं करते, जो कि पोर्शन जो इंसानों के दिमाग में कॉन्फिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अफर्म कराएं रोजाना, कई बार इस चीज को दोहराएं कि मैं एक फुल्ली कॉन्फिडेंट आदमी हूँ। दोहराते रहे साइंस से नोट कर लें, फर्दर रिसर्च कर लीजिएगा अफर्मेशन के ऊपर। मेरी भी अफर्मेशन डायरी है, मैं शेयर नहीं कर सकता, उसमें मुझे खुद को क्या काम करना होता है। बहरहाल हर बंदा जब अपना जर्नल प्रिपेयर करेगा तो उसको पता होगा कि उससे खुद को क्या अफर्म कराना है। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको करते रहे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ ही जाएगा। और ये साइंस है, ये इसको ऐसे ही हवाई बात ना समझिएगा, इसलिए मैंने कहा कि फर्दर रिसर्च करें, क्योंकि आप मुझे पता है आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। और उसके बाद जरूर अफर्मेशन की डायरी बनाएं और उसमें हर वो चीज लिखना शुरू कर दें जो आपको अपनी वीक लगती है, उसका अपोजिट लिखें और दिन में कई बार दोहराएं। और सिर्फ दोहराना, आप में किसी ने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो आपको यकीनन याद होगा कि उसमें नेपोलियन हिल ने कहा है कि अफर्मेशन करते हुए जरूरत सिर्फ इस बात की नहीं होती कि आप उसे दोहराएं, बल्कि पूरे इमोशंस के साथ दोहराना होता है। ऐसा फील करना होता है कि आप हैं कॉन्फिडेंट, तो हो जाएगा। ठीक है जी। तो थिंक ऑफ बिफोर यू स्पीक से बात की थी, और फिर वो यहाँ तक इसलिए आगे प्रैक्टिस और बिहेवियर की बात की, तो मैंने उसको जरा हाईलाइट करने के लिए मुझे एग्जांपल दे दी। एडजस्ट इन टीम्स, वही बात है कि चेंज तो टीम्स लेकर आती है, हर इंसान की तो कोई ना कोई लिमिटेशन होती है जिससे आगे वो जा नहीं सकता, तो कलेक्टिवली काम करना पड़ता है। सारी बड़ी चीजें जो है दुनिया में जो हुई है अब तक वो टीम्स के थ्रू ही हुई है, तो आपको टीम्स में जो कि काम करना होता है। तो इन तमाम चीजों की मदद से टीम में एडजस्ट होना चाहिए। नागवार लोग भी होंगे आपकी टीम में, नागवार लोग आपके घर में भी हो सकते हैं, दोस्तों भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो बड़ी आसानी से बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी बुरे एहसास के आप उनके साथ चल सकते होंगे और काम कर सकते होंगे। ठीक है जी। और अल्टीमेटली किसकी लाइफ इंप्रूव होगी? आपकी ना। पुल डाउन द डिस्प्यूट्स, एक एग्जांपल उसी चीज की के रुके उस जगह पे जो आपको बुरी लगती है और सोचें, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा, तभी आप कूल डाउन हो पाएंगे डिस्प्यूट की कंडीशन में, जब आपने लिस्ट डाउन किया होगा कि किस तरह की बातें, चीजें, बिहेवियर आपको एकदम से जो है वो आपका पारा बिल्कुल टॉप पे ले जाता है। इस पिक्चर से क्या मैसेज देती है? बहुत मायने सी चीज को उसने बहुत दिल पे ले लिया। इससे हम ये, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम ये मैसेज भी दे सकते हैं कि जो इसे केयर टेकर्स हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उसे तुम्हें पता नहीं था कि जो बॉल मूव करेंगे तो कितना बुरी तरह से जो है उसके इमोशंस हिट हो जाएंगे, कि उसे काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा, तो काउंसलिंग के लिए आया है इस बात। ठीक है, अब बिल्कुल रैप अप कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। हमने मेरा ख्याल है बेसिक लेवल पर समझ लिया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पहले कदम हम किस तरह से उठाने। तो खत्म करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ताकि हम खुद को भी बेहतर पहचान सकें और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर पहचान सकें, जब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हम ये देख लेते हैं कि जो लोग जिन लोगों में लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है या लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो नॉर्मली इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको खुद को समझने में भी हेल्प करेगा और दूसरे लोगों को भी। कुछ
चीजें हमने डिस्कशन के दौरान भी उनका जिक्र किया था, कुछ याद नहीं होगी। तो अगर किसी पॉइंट पर बात करनी है तो हम बात कर लेते हैं। जी सडन का मतलब ये होता है कि they are involuntary, they cannot be controlled, at least I mean इसका कंट्रोल जो है आप मतलब एक बंदा जो कि आउटबर्स्ट करता है पता है इसमें कंट्रोल तो how do you do that how do you get that ये तो बंदा नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, देखें इमोशनल आउटबर्स्ट में इम्प्लीकेशन है किसी एक्शन की, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कंट्रोलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स कंट्रोलेबल है, क्योंकि आपका अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, और हमने देख लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सडन इमोशनल आउटबर्स्ट भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस को कहती है कि हर इमोशन कंट्रोल किया जा सकता है। और अब तो इस लेवल पर हमने ये भी देख लिया है कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल किया जा सकता है प्रैक्टिकली, सिस्टमैटिकली। तो इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो इम्प्लीकेशन है उस प्रोसेस की जिससे आप गुजर के आए, और वो क्या है कि आपने अपने इमोशन को जो आया था ना उसको आपने आते हुए फील नहीं किया था, रिकॉग्नाइज नहीं किया था और एकदम से रिएक्ट कर दिया। तो वो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा इमोशन आ रहा है और ये कब आता है, और मैं जब ये आता है तो कैसा बिहेव करता हूँ। तो जाहिर सी बात है जिसे ये चीजें पता होंगी उसने इनफ प्रैक्टिस भी की होगी, तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट का शिकार इंशाल्लाह नहीं हो सकता। हाँ, ये वो लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, तो उन्हें चूंकि अपने इमोशंस के बारे में सही आइडिया नहीं होता, तो दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझ पाते। शुरू में हमने जिक्र किया था, उन्हें ये लगता है कि जब मैं कुछ स्लाइटली इनएप्रोप्रिएट भी अगर मेरा बिहेवियर होता है तो लोग उसका जो बुरा मान जाते हैं, उसके लिए स्लाइटली होता है उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगों की अपनी इमोशंस की। तो उसे यही लगता है कि लोग जो है वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं और एक्टिंग करते हैं, वरना मुझे क्यों फील नहीं होता। कमी आप में है क्योंकि आपको नहीं पता चीजों के बारे में, आपको नहीं पता, आप इमोशंस को समझते नहीं। क्योंकि आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों को नहीं समझते, क्योंकि आप दूसरों को नहीं समझते तो इस नासमझी की वजह से आपको हर कोई ओवर सेंसिटिव लग रहा है। आगे चलें। जी, मैंने किसी को कहा था कि आपकी स्लाइड जो है वो जवाब देगी। हाँ, सवाल ये था कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हम हर एक के साथ बहुत अच्छी तरह रहें? नहीं, हर वक्त आप अच्छी तरह बिहेव करें तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत सारे आपको अपने जो इमोशंस हैं वो दबाने पड़ रहे होंगे। उसका नुकसान क्या होगा कि फिर वो राइट टाइम पर इनअप्रोप्रिएट टाइम पर असर निकलेंगे और असरअंदाज होंगे, क्योंकि इमोशन के में जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होगी, बस वो आपके अंदर ही किसी जगह चली गई, उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे प्रॉपर टाइम मिलेगा वो निकलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही बिहेव करें, एप्रोप्रिएटली बिहेव करें उन 5 एरियाज के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और प्रैक्टिस के मुताबिक जो हमने समझे। तो ये चीज जो पिक्चर ये इसमें जो वर्ड है लोगों को लगेगा इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, सुखाई लेना चाहिएगा, क्योंकि अगर ये करेंगे तो वैसे तो खुद मर जाए। तो ये जाहिर सी बात है, मतलब ये नहीं होता इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या सर पर पॉजिटिव उससे तो फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब कितनी सारी चीज आप बर्दाश्त कर रहे होंगे अच्छा बिहेव करने के लिए, जबरदस्ती एक्ट करने के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन है कि खत्म हो गई है, लेकिन आपने दिलों में शुक्रिया अदा किया होगा इसके लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हमें ले लें। Thank you very much, Adnan. If you can hear us, Adnan, can you hear us? Yeah, clearly. Okay, I think excellent. I mean, just shows how much research Adnan has done on the subject. Hotel wale keh rahe the, ab hum further extend nahi karenge, we'll have to cut down. So fantastic, I think excellent. There are a few questions in Lahore, and if you could very loudly say the question. Try to be very quick, alright? जल्दी से। ऐसा मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये कैसे मेजर करेंगे कि इमोशनली करेक्ट वे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस के कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस भी IQ के
जारी होगी ना, हमारे जितना IQ होगा हम उतना इमोशनली परसीव करेंगे, या हमारे एक दो लोगों का IQ होगा जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी हम परसीव करेंगे, तो हम जज करेंगे। So his question is कि हम emotionally कैसे जज करेंगे कि right और wrong में क्या difference है? Is am I summarizing your question right? Yes, and we are using our own IQ to judge the right emotion. And when we have to use our own IQ to judge right from wrong, emotional intelligence. So if you can have your brief question again on that. अच्छा, हम कैसे जज करेंगे कि हम लोग हमारा ऑलरेडी माइनस है कि हम जो इमोशनल इंटेलिजेंस जज कर रहे हैं वो IQ के जरिए जज कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से Okay, so why don't you come here? Your voice is not very clear, so maybe if you can type the question. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग IQ यूज करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को जज करने के लिए, या किसी और की इमोशनल इंटेलिजेंस जज करते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को राइट करने के लिए, कैसे कह सकते हैं कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक थी, हमारी गलत थी, या हम जो अपने IQ को देखिए, एक तो IQ को हम यूज नहीं करते इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज करते हैं और जो हमें EQ की स्कोरिंग देते हैं, और वो स्कोर चार्ट में यहाँ डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो जो इंशाल्लाह आप लोग मज़ीद उसको रिसर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो फिर आपको टेस्ट भी मिलेंगे, उसके स्कोर चार्ट भी मिलेंगे। तो हम EQ के जो टेस्ट हैं, जो रिकॉग्नाइज टेस्ट हैं, उसके बेस पर खुद को इवैल्यूएट करके किसी और से इवैल्यूएट करवा के उस स्केल के अगेंस्ट में अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाउ वुड बी आर इन इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन सही समझा हो। Any more questions? जी, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन या बैकअप करें? One question, another question from Lahore. Behavior, tactful handling in employment, उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे उसको कैसे उसके पैटर्न पे लेके चलेंगे? प्लीज रिपीट कीजिएगा, आपके यहाँ आवाज और tactful in an employment, उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे रिलेट कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट कैसे रिलेट कर सकते हैं? Yes. रिलेट कर सकते हैं। देखिए, हमने पूरे प्रेजेंटेशन में कई बार जो मैंने एग्जांपल्स दी उसमें प्रोफेशनल लाइफ की ज्यादा थी और पर्सनल लाइफ की कम है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में जाहिर सी बात है, ऑफिस में चूंकि कोई दोबारा मैं बात रिपीट करूंगा, आपको काम करना है लोगों के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ और टीम्स के साथ, तो वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन्वायरमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, जो हमने मैकेनिज्म अभी डिस्कस किया है इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव और रिलेट करने का, वो वही रहेगा हमेशा। जब आप जो हमने वेज ऑफ इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्कस किए थे, वो इक्वली आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक जैसा ही इम्पैक्ट देगी, क्योंकि दोनों जगह ही लोग हैं, दोनों जगह ही हमें इमोशंस को समझते हुए एक्ट करना है। So means in other words, tactful handling and a diplomatic behavior is exactly emotional intelligence. डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं, क्योंकि वो तो फिर एक्टिव हो जाएगा ना, आप ऐसा फील नहीं कर रहे। ऐसा सिर्फ तब होगा कि जब आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं थे बट आप प्रैक्टिस कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंट होने की, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंट है तो फिर जाहिर सी बात है आप एक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट जो भी आप कर रहे होंगे वो आपका जेन्युइन बिहेवियर होगा। Genuine behavior होगा, so means tactful handling. लेकिन ऑफ कोर्स ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइम लग सकता है। मैंने शुरू में कहा था कि कई सालों तक इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस जो है वो जा सकता है। डिपेंड करता है कि किसी की पर्सनालिटी किस हद तक स्टबर्न है किसी एरिया में, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप चीजों को अपने ब्रेन में वायर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सिस्टमेटिक वे जो हमने भी डिस्कशन हमने किया था, तो फिर वो चीजें लाइक एम्पैथी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है और फिर आप जो बिहेवियर कर रहे होते हैं शुरू में तो वो प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो जेन्युइन बिहेवियर वो बन जाता है जेन्युइन बिहेवियर बस प्रैक्टिस।
Okay, any further questions from, one more question if you can come here. One more question from Lahore, and I think we should give an opportunity to other cities also. ठीक है सर। अच्छा, आपने जो पोल्स में क्वेश्चन पूछे थे, उसमें मोस्टली हमारे सबके आंसर्स ना एक जैसे थे, तो इसका मतलब ये है कि हम सबको कह सकते हैं कि सब इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। सेकंड आपने कहा था कि हम ना इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं। आप मुझे एंगर बता दें, एंगर को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? ठीक, थैंक यू। I think he has given a number of examples on how to channel. Deep breathing. बहुत ज़्यादा उन्होंने refer किया. Write it down. You know, if you're, and then talk to someone else. Google it. G, first question का answer. Which was, I mean, do you think all of us sitting here, just because the answers was the same, are all of us emotionally intelligent? और अगर सब इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस को पता करना है तो स्कोरिंग में कितना टाइम लगेगा? मतलब आप क्या कहते हैं कि अगर कोई टेस्ट है तो किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आपने स्कोर करना है तो उसके लिए क्या स्कोर, उसमें कितना टाइम है? एक दिन लगेगा और 2 दिन लगेगा? Someone is emotionally intelligent or not? आपका क्वेश्चन गालिबन ये है कि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई डेफिनेट टाइमलाइन है कि जिसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर सकते हो? नहीं, उनका क्वेश्चन ये है कि आप when you're trying to judge somebody's emotional intelligence, तो उसके लिए कितना टाइम required है? अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ इमोशंस का मजमूआ हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आप पैदा ही इस डीएनए स्ट्रक्चर के साथ हुए कि आप गुस्सा ज्यादा करते हैं और आपका ये वीकर एरिया है, तो ऑफ कोर्स आपको फिर इस एरिया में जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो इम्प्रूवमेंट की चीजें हैं उन्हें प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है, इसका कोई देखिए कॉन्क्लूसिव आंसर नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किन एरियाज में आप पहले से स्ट्रेंथ करते हैं और क्या एरियाज, कौन से एरियाज आपके वीक हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी का मिक्सचर क्या है, और डिफरेंट पर्सनालिटीज के लोगों को भी डिफरेंट टाइम लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जितने ज्यादा आपकी पर्सनालिटी में लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल आप ही बहुत तरह के साथ कुदरती तौर पर आपको गुस्सा आता ही बहुत कम है, और कुदरती तौर पर आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप फौरन से लोगों को इमोशंस को पढ़ लेते हैं कि कब कोई होना शुरू हो रहा है या नाराज होना शुरू हो रहा है, तो आपको हासिल करना है। लेकिन मेथड एक ही है जिससे सबसे गुजरना है। रिजल्ट किसी को जल्दी मिल सकता है, किसी को देर में। Thank you, Adnan. I think we are done with questions in Lahore, Multan, and Islamabad, Faistabad. If you want to ask any questions. Okay, thank you so much. Thank you very much, Adnan, once again. If I can say a few things, I think a round of applause for Adnan. He's an ACCA member. He taken out time. He's prepared a very, very comprehensive presentation, and that is commendable. Thank you very much once again, Adnan. Very quickly, a couple of announcements to be made, and we have our members with us. Number one, I'd like to thank Salman Irshad sitting in the Multan office. Salman, if you can wave at the audience, everyone will be able to see you. He's sitting right here. All right. Salman is our MNP member and represents members from Multan. And Multan with all of them. I don't see any other MNP members, so I don't know, Karachi, there may be a couple of members sitting there. We have another individual with us today, and her name is Mariam. She is also a member of the Women in Finance Subcommittee, and she is a partner of a startup, a new startup which ACCA is supporting, and the name of the startup is FTAC. And interestingly, Mariam also appears on morning TV shows and morning shows. Right, Mariam?
a very diverse individual. I request Mariam to come forward for a couple of seconds. Just talk about an event that she's holding and ACCA is sponsoring for women in finance on Saturday. So just for your info. You face them or face them? Yeah. Yes, I think that's right. Okay, hello everyone. This is Mariam Zafar here from Lahore. What we are doing is we are conducting an exclusive session for female members of ACCA, graduates, existing entrepreneurs, and exclusively a diverse audience. We are taking the first time under the umbrella of ACCA Lifestyle Collaboration. We are telling them how they can improve their entrepreneurship skills. We are telling them like diverse skills that can be established and developed from the very scratch, and even if they are existing, how they can go for better product development. Inclusive of that, we will workshop with them at day 2. So I would encourage all listening to me to check your emails, find there all the details regarding this event happening at Royal Palm Lahore, and register if you are interested, because it will be on Saturday, 31st March 2019. Thank you. Okay, thank you very much. I think a very good initiative by our women in finance and appropriately timed as well. Number one was National Women Day for Illiterate as well, and then 23rd March. It is our first और इसमें हमें और चाहिए कि why not हमें पता है कि अगर हम women inclusion will exceed the limit. लेकिन हमने इसको declare किया है because we want to tell all people around the world that women to support women in business, and I'm myself an entrepreneur running my brand. So try to participate, try to show interest in it. It is our initiative. We will be doing more and more trainings after every quarter. We participate. We will be coursing certificates as well. Like we should know, 2 days workshop. If you have any questions, I'm here. Thank you very much. If anyone wants to network with the team available here, over I think thank you very much. With that, we will call it a day. Thank you all for participating, particularly teams in Multan and Faisabad, Islamabad, and actually I think we had about 55 people and thank you very much. Very, very encouraging feedback. Thanks a lot, and inshallah, next Thursday, I go on. So next Thursday, will be another event with another topic. Thank you very much. Thank you. The audience in Lahore, I have a few announcements to make. So if you can just bear with me for a couple of minutes.